जय हिंद बच्चों, जय हिंद टू ऑल द स्टूडेंट्स, जो पुराने हैं वो भी और जो आज हमारे साथ मेरी फर्स्ट क्लास में जुड़ रहे हैं उन सभी को जय हिंद। जय हिंद टू ऑल। आई एम इकोनॉमिस्ट अमित बाली, अ प्राउड मेंबर ऑफ इंडियन आर्मी फैमिली which gives a lot of brigadiers, generals, colonels to Indian Army। मौका मेरे पास भी आया, पर शायद भगवान ने मुझे वहां की बजाय यहां से देशभक्ति जगाने का एक नया अवसर दिया। सो आई स्टार्टेड टीचिंग इन 1992 ताकि बच्चों के साथ जुड़ के उन्हें भी कुछ बेहतर बनाने की कोशिश की जा सके। कहने को तो बेटा मुझे पढ़ाते हुए लगभग 28 साल हो गए, बट मैं आज भी आप ही की तरह इकोनॉमिक्स का एक स्टूडेंट हूं। जैसे आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, मैं भी इकोनॉमिक्स का एक स्टूडेंट हूं। बस फर्क आप में और मुझ में मात्र इतना है कि आपका एक्सपीरियंस शायद 2 साल इकोनॉमिक्स पढ़ने का है और मेरा एक्सपीरियंस लगभग 30 साल इकोनॉमिक्स पढ़ने का, जानने का, उसे समझने का है। सो लेट्स शेयर आवर एक्सपीरियंस टुगेदर। हम अपने एक्सपीरियंस को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। मैं अपना इस 30 साल का एक्सपीरियंस जो मैंने पढ़ा, जाना, समझा, आपके साथ शेयर करूंगा और बदले में आपसे यह भी चाहूंगा कि आपने भी जो पिछले 2 सालों में इकोनॉमिक्स पढ़ी है अपने अपने एरिया की बेहतरीन फैकल्टीज से, उनसे आपने जो भी सीखा है आप भी मेरे साथ वो शेयर करें, ताकि आने वाले 6 महीने के बाद जब आप सीए फाउंडेशन के एग्जाम को देने के बाद आगे बढ़ें तो आप गर्व से कह सकें कि हमारे पास इकोनॉमिक्स को समझने का, जानने का एक्सपीरियंस 30 साल के बराबर का हो गया। और मुझे भी इस बात का गर्व होना चाहिए कि मेरा भी एक्सपीरियंस इन बेहतरीन बच्चों को पढ़ाकर 30 से 31 साल का होने वाला है। और वो तभी पॉसिबल है जब हम आपस में एक दूसरे के साथ अपने इस बैच को इंटरेक्टिव रखेंगे बेटा। तो हमारा ये इंटरेक्टिव बैच होगा। हम आपस में एक दूसरे के साथ अपनी इकोनॉमिक्स की चर्चा को जारी रखेंगे। ये तो था मेरे बारे में। अब मैं आपसे बात करता हूं अपने इस सब्जेक्ट के बारे में, जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। इस सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। इस सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 60 नंबर की बिजनेस इकोनॉमिक्स, 40 मार्क्स का बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। ये बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या इकोनॉमिक्स ही है, प्रश्न मन में आ रहा होगा आपके। और बहुत से बच्चों ने अपने मन में यह जवाब भी मान लिया होगा कि ये वही शायद 12th वाली इकोनॉमिक्स है, 11th वाली इकोनॉमिक्स है, माइक्रो मैक्रो, जो हमने पहले भी तो पढ़ रखी है। तो बेटा मैं आपको ये बात आज वेरी फर्स्ट डे क्लियर कर देना चाहता हूं। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस इज नॉट इक्वल्स टू इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की ब्रांच है, परंतु ये इकोनॉमिक्स नहीं है, ये उसकी ब्रांच है। मतलब मेरे बच्चे में मेरे सारे गुण अवगुण हो ये जरूरी तो नहीं है। ऐसे ही इकोनॉमिक्स के सारे फंडे, जो इकोनॉमिक्स के लॉज हैं, वो आप जानते हैं, थ्योरेटिकल है। पढ़ी है आपने इकोनॉमिक्स, दैट वाज द थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। सो इकोनॉमिक्स थ्योरेटिकल सब्जेक्ट था, है और रहने वाला है। परंतु बेटा सिर्फ थ्योरी पढ़ लेने से, उसका इस्तेमाल जीवन में ना कर पाने के कारण या उसे जीवन में कैसे यूटिलाइज करें
how to use that fundas of economics, laws of economics in practical. अगर हमें ये नहीं आएगा तो फिर हम उन नियमों का क्या फायदा समझें? भाई संजीव कपूर जैसे बड़े शेफ ने इतनी बड़ी किताब लिखी जिसमें विभिन्न प्रकार की व्यंजन बनाने की विधियां लिख दी हैं, परंतु वो व्यंजन बनाने की विधियां ऐसे ही लिखी हुई रहें, हम उसको ऐसे ही पढ़ लिया करें, कभी प्रैक्टिकली उनका यूज ही नहीं करें, तो क्या हमें स्वाद आने वाला है? तो कभी नहीं आने वाला। उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए वी हैव टू यूज ऑल दोस इनटू रियलिटी, एंड दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स. Economics is basically theory, absolute theory, like law of demand. आपने पढ़ा है लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड कहता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल एज प्राइस राइजेस क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स. But if we don't know how to use this concept into reality, then a businessman can't predict about his future demand. अगर उसे फ्यूचर डिमांड को फोरकास्ट करना है तो उसे लॉ ऑफ डिमांड को रियलिटी में यूज करना आना चाहिए. तो जो प्रैक्टिकल इस्तेमाल होगा उसका, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द ब्रिज. दिस इज द ब्रिज. किस बात का ब्रिज? टू फिल द गैप बिटवीन द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल. थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच में जो प्रोसेसिंग होती है वही है बिजनेस इकोनॉमिक्स. सो दिस इज नॉट थ्योरी, दिस इज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. सो आप सभी के मन में आज ही इस बात को घर कर लेना चाहिए कि हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ने जा रहे. सीए इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा काम किया, हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स जैसा रिफाइंड सब्जेक्ट दिया. इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ द डेज बिजनेस एक्टिविटीज. आज के इस कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट की यही आवश्यकता है बेटा. आज के इस एनवायरनमेंट में हमें थ्योरी से काम नहीं चलेगा, हमें प्रैक्टिकल पर ध्यान देना होगा. इसलिए इंस्टीट्यूट की प्रशंसा करनी पड़ती है इस बात में कि उन्होंने एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपको दिया जिसे लोग थ्योरी का समझते हैं. सो पहली बात, मेरे सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स, एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. हम इसे प्रैक्टिकली ही पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली ही समझेंगे. आप इसे विद लाइव एग्जांपल्स प्रैक्टिकली ही जानेंगे. दूसरी बात, हमारा जो पेपर है उसका पैटर्न कैसा होगा? देखो, आप लोगों ने 11th-12th में जो पढ़ा है, जो 11th-12th की आपकी स्टडी हुआ करती थी, दैट वाज सब्जेक्टिव स्टडी. वो बेटा सब्जेक्टिव स्टडी थी. एंड द सब्जेक्टिव पैटर्न ऑफ एक्सप्लेनेशन डिपेंड्स ऑन हाउ. सब्जेक्टिव पैटर्न हाउ पर निर्भर करता है. ये कैसे होता है? आप कहते हैं ये ऐसे होता है. वो क्या है? वो ये है. जैसे कि व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, मैंने बताया, आपने आंसर सुन लिया, दैट्स इट. डिफाइन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, डिफाइन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन,
define the law of supply, what is money, how it can be measured, a lot of questions you can ask yourself. इन सभी में आपका सिर्फ पढ़ने का तरीका था सब्जेक्टिव, और हमारा पढ़ाने का तरीका भी वहां सब्जेक्टिव ही होता है। आप बीकॉम पढ़ते हैं, वहां थोड़ा मिक्सिंग होता है, पर ज्यादातर सब्जेक्टिव ही होता है। बट जब आप प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में आ गए हमारी और, तो सीए हो गया, सीएस हो गया, या आईएएस एग्जामिनेशन हो गए, इन सभी का सब्जेक्टिव पैटर्न खत्म और सभी में पैटर्न ऑफ स्टडी हो जाता है बेटा ऑब्जेक्टिव स्टडी। ऑब्जेक्टिव स्टडी होती है। एंड ऑब्जेक्टिव स्टडी माय डियर नॉट डिपेंड्स अपॉन हाउ, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाई। ऑब्जेक्टिव स्टडी निर्भर करती है इस बात पर क्यों, व्हाई, व्हाई, ऐसा क्यों है, हमें उसकी रीजनिंग जाननी है, एक एक बात की रीजनिंग जाननी है। व्हाई मीन्स कॉजेस, आप रीजनिंग कह सकते हो। और बेटा बिना रीजनिंग के यहां कुछ भी नहीं होता। नथिंग एल्स विदाउट रीजनिंग इज हियर। एवरी इवन सिंगल ऑब्जेक्ट हैज इट्स रीजन। बिना रीजन के कुछ भी नहीं है बेटा, नथिंग एल्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आप सभी नए हैं मेरे पास, मुझे आपके नाम अभी मालूम नहीं है, इसलिए कोई भी जवाब सबसे पहले दे सकता है। आप लोगों जिस समय जहां बैठे हुए हैं, आपके कमरे में हवा देने के लिए एक मशीन काम कर रही है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही है ऊपर। इस मशीन को क्या कहते हैं, सोच के जवाब दीजिएगा। कम ऑन फास्ट। हवा के लिए जिस मशीन का आप उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? बेटा ऊपर एक बच्चा, हाँ, ये बच्चों ने लिया जवाब फैन 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 फैन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बट माय डियर, यू ऑल आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। देखिए, आपको लग रहा होगा हमारा जवाब तो सही है सर, फैन फैन फैन, सभी बच्चों ने फैन लिख के भेजा है। आपको लग रहा होगा हमारा जवाब सही है, बट आपका जवाब गलत है। अब अगर सोचो, आप इसे फैन कहते हो और ये फैन ही है, मान लो, मैं आपकी बात को मान लेता हूं। दुकानदार के पास गए, दुकानदार से बोले भैया एक फैन दे दो। दुकानदार थोड़ा मजाकिया है, मजाक में पूछेगा बेटा कौन सा दूं बेटा, खाने वाला चलाने वाला, थोड़ा मजाकिया है। आपको कि भैया, आप भी मजाकिए हो, आपको कि भैया आपकी इलेक्ट्रिसिटी की दुकान पर खाने वाला फैन भी मिलता है का, वो दे दो। आप भी मजाकिया हो, मजाक कर लोगे आप भी, तो पूछेगा ना आपसे वो, तो फिर भैया स्पष्टता से कहो ना कि कौन सा फैन दूं, स्पष्टता से कहो कौन सा फैन दूं। फिर सोच के बताओ, जो फैन ये ऊपर चल रहा है ये क्या है? यस, बिल्कुल सही जवाब आया हमारे पास विक्की कुमार शाह का। विक्की के लिए तालियां। यस, दिस इज कॉल्ड एज सीलिंग फैन। सीलिंग फैन रीजन है ना, छत पे लगा है सीलिंग फैन। टेबल पे रखा होता टेबल फैन, दीवार पे लगा होता वॉल फैन। रीजनिंग। ये चश्मा लगा हुआ है मुझे, आप में से भी बहुत से बच्चों को लगा होगा। इसे हिंदी में कहते हैं ऐनक। हिंदी में बोलते हैं इसको ऐनक, उर्दू में बोलते हैं चश्मा।
इंग्लिश में स्पैक्स। अब इसको हिंदी में ऐनक कहते हैं। देखो हमारी हिंदी भाषा बहुत बेहतर है, इसे हिंदी में ऐनक कहते हैं। उसके पीछे रीजन है, चश्मे की काबिलियत आंखों के लिए है, परंतु बिना नाक के हम इसे यूज नहीं कर पाएंगे। नाक के ऊपर टिकेगा तभी तो चलेगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? ऐनक, ऐनक। दिस इज रीजनिंग। 4 पहिए वाले वाहन को 4 व्हीलर, 2 पहिए वाले वाहन को 2 व्हीलर, 3 पहिए वाले वाहन को 3 व्हीलर। रीजनिंग। एवरी इवन सिंगल आइटम हैज इट्स रीजनिंग। और बेटा रीजनिंग ही हमने यहां पढ़नी है। हमारा पैटर्न ऑफ स्टडी अब ऑब्जेक्टिव है। हमारे इस पैटर्न ऑफ स्टडी में हम सिर्फ रीजनिंग पर फोकस होंगे, और रीजनिंग पर जो फोकस रहेगा उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी स्ट्रांग हो जाएगी। एंड रिमेंबर, जिसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी स्ट्रांग होगी सिर्फ और सिर्फ वही पेपर में 100 में से 100 नंबर लाएगा। और हमें 100 में से एक भी कम नहीं चाहिए बेटा, 100 में से 100 चाहिए। उसके लिए आपका ध्यान सिर्फ एक बात पर होना चाहिए मुझे सुनते हुए, वाई। ये क्यों? मैं एक एक वर्ड का रीजन बताऊंगा आपको, एक एक वर्ड का रीजन बताऊंगा आपको। यदि कोई बात आप नहीं क्लियर कर पाओ पूछ लो। जिसका कंसेप्ट क्लियर उसके मार्क्स 100% श्योर। और बेटा रीजनिंग क्लियर हो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको आ जाए, उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, भाषा का समझ में आना। जब मुझे प्रश्न जो पूछा गया है उसकी भाषा ही समझ में नहीं आएगी तो मैं जवाब कैसे दे पाऊंगा? ये थ्योरी है ना बेटा। थ्योरी की कंसेप्चुअल क्लैरिटी को बनाना, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मेरा मानना है सबसे मुश्किल एग्जाम ही मेरा वाला है, क्योंकि इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बड़ी जबरदस्त डिमांड है। अब कंसेप्चुअल क्लैरिटी की इतनी जबरदस्त डिमांड है तो कैसे हो हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी स्ट्रांग? तो बेटा मैंने अपने एक्सपीरियंस से जाना, वो सभी पॉसिबल है जब हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ लैंग्वेज वो स्ट्रांग है। मुझे भाषा समझ में आती है तो मैं उसका मतलब समझ लूंगा, और जब मुझे मतलब समझ में आ जाएगा प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है तो बेटा मैं उसका जवाब भी दे पाऊंगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी अभी मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड बताया, सबसे पहले मैं वहां से पूछता हूं, फिर रिपीट कर देता हूं, सभी ध्यान से सुने, और फिर मेरे प्रश्न का जवाब भी एज सुन एज पॉसिबल दे दें। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट other things being equal, as price rises quantity demanded falls, and as price falls quantity demanded rises. लॉ ऑफ डिमांड कहता है अन्य बातें समान रहने पर, वस्तुओं की कीमत के बढ़ने पर उनकी खरीदी गई मात्राएं कम हो जाती हैं, और वस्तु की कीमत कम होने पर उसकी खरीदी गई मात्राएं बढ़ जाती हैं। दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। कैसे होता है आपने जान लिया कि भाई प्राइस बढ़ता है क्वांटिटी कम हो जाती है, प्राइस कम होता है क्वांटिटी बढ़ जाती है, ये तो जान लिया। ऐसा तो हमने 11th-12th में पढ़ लिया। बट नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई? ऐसा क्यों होता है कि प्राइस बढ़ता है क्वांटिटी घट जाती है? ऐसा क्यों होता है?
कोई भी बच्चा इस प्रश्न का जवाब दे सकता है, वाई। जी, मैं जवाब का इंतजार कर रहा हूं आपके। जी हां, वैभव का जवाब आया है ह्यूमन नेचर। जी नहीं, और सोचिए। और सोचिए, ह्यूमन टेंडेंसी कह रहे हैं उत्कर्ष। जी नहीं, आप देख सकते हैं, जब हम सब्जेक्टिव पढ़ रहे थे ऑब्जेक्टिव पर ध्यान ही नहीं था हमारा। अब ऑब्जेक्टिव पर ध्यान है, ऑब्जेक्टिव पर ध्यान होना चाहिए। पेपर में क्वेश्चन यही आएगा आपको, मान लो कि व्हाई देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्यों प्राइस बढ़ता है, क्वांटिटी कम क्यों हो जाती है? तो बेटा, प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी कम हो जाती है नहीं, करनी पड़ती है। हो जाती है नहीं, करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? बिकॉज ऑफ फॉल इन द रियल इनकम। लिखा ना, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अदर थिंग्स में कौन सी? वो सारे फैक्टर्स जो प्राइस के अलावा अफेक्ट करते हैं, उसमें एक फैक्टर कौन सा है? इनकम। तो इनकम समान रहेगी, प्राइस बढ़ेगा तो उस इनकम की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। अब आप पहले से कम ही ले पाओगे, आप लेना नहीं चाहते, आप ले पाओगे। तो प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी घट जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ फॉल इन द रियल इनकम, बिकॉज ऑफ फॉल इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, और आने वाले समय में पढ़ेंगे बिकॉज ऑफ द फॉल इन द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। वो भी पढ़ेंगे समय आने पर। ये रीजनिंग है। अब ये रीजनिंग बेटा हमारे अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करती है, और अंडरस्टैंडिंग, एक बच्चे ने जवाब दिया है उदित ने, मार्जिनल यूटिलिटी के कारण। बेटा, मार्जिनल यूटिलिटी के कारण कैसे, आपने ये बताया ही नहीं था। फिर भी ये प्रश्न का जवाब एक हद तक सही ही है आपका भी। अब लैंग्वेज हमारे को समझ में आए, उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं। जरा ध्यान देना कि कैसे मात्र एक कॉमा, सेमीकॉलम, क्वेश्चन मार्क, ब्रैकेट्स या लाइन एक सेंटेंस के अर्थ को अनर्थ कर सकती है। अनर्थ होता क्या है, पढ़ते हम क्या हैं, समझ में क्या आता है। एक एक छोटे छोटे से ये सभी प्रकार के सेमीकॉलम, कोना, कॉमा, ये सेंटेंस के भाव को बदल देते हैं। जैसे कि एक बार एक कवि बाजार से गुजर रहा था। अचानक हलवाई की दुकान पर गरम गरम जलेबियां बनती हुई देखी। उसका मन हुआ जलेबी खाने का। उसने कहा ठीक है, जलेबी खाते हैं। हलवाई से जलेबी ली और बैठकर खाने लगा। अचानक उसने देखा कि एक कौवा उड़ता हुआ आया और हलवाई की दुकान पर जो दही का एक बड़ा सा पतीला पड़ा था, कौवे ने उस पतीले में अपनी चोंच मारी, दही को जूठा किया, थोड़ा दही खाया और फुर उड़ गया। हलवाई ने भी देखा। हलवाई को बहुत गुस्सा आया कि कौवे ने मेरा दही खराब किया। हलवाई ने फटाफट अपनी गद्दी से नीचे उतरा, एक मोटा सा पत्थर उठाया और निशाना लगाकर कौवे को दे मारा। पत्थर कौवे को लगा और बेचारा कौवा जमीन पर गिरकर मर गया। अब कवियों का हृदय बड़ा कोमल होता है। कवियों का हृदय बड़ा कोमल होता है।
उस कवि से ये दृश्य देखा नहीं गया। वो जलेबी छोड़कर बेचारा उठा, पानी पीने के लिए, हाथ धोने के लिए नल पर गया। वहां उसने नल पर अपने हाथ धोए। पास में ही एक कोयले का टुकड़ा पड़ा हुआ था। उसके मन में इस दृश्यांत का, एक व्यथा का एक भाव आया और उसने उस भाव को उस नल पर जो सामने दीवार थी, उस दीवार में लिखा। क्या लिखा? काग दही पर काग दही पर जान गवायो। काग मतलब कौवा, काग दही पर जान गवायो, कि भाई ये कौवे की जान बेचारे की एक दही के चक्कर में चली गई। ये चल नहीं रहा ठीक से। तो काग दही पर जान गवायो, ये लिखकर वो कवि महोदय चले गए। कुछ देर के बाद हमारे उदित बेटे जैसे एक अकाउंटेंट भागे भागे आ रहे थे कहीं से। कुछ लोग उनके पीछे पकड़ो पकड़ो चिल्लाते हुए आ रहे थे। बड़ी मुश्किल से जान बचाते हुए, इधर उधर गिरते पड़ते, छुपते छुपाते हुए, बचते बचाते हुए आ रहे थे। कारण अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ होने की वजह से मालिक ने पकड़ लिया और पीछे मारने के लिए सब परिवार सहित, दूसरे लोगों सहित दौड़ रहे थे। छुपते छुपाते, बचते बचाते हमारे अकाउंटेंट महोदय, लेखांकन अधिकारी संयोगवश इसी नल पर जल पीने के लिए आ गए। उन्होंने अपनी जल को पीकर अपनी प्यास को शांत किया और अचानक ही उनका ध्यान सामने के इस दीवार पर लिखे हुए सेंटेंस पर गया और उन्होंने मन में सोचा कि देखो, लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है, लगता है मुझ पर ही लिखा है, लगता है मुझ पर ही लिखा है। क्यों? क्योंकि उस भाई ने इसे अपने नजरिए से पढ़ा। ऐसे, कागद ही पर जान गवायो। कागज मीन्स कागज, कि मेरी जान जो आफत में आई, कागज की वजह से आई जिसमें मैंने गड़बड़ की। लिखने वाले ने क्या लिखा था? कागद ही पर जान गवायो। इस पढ़ने वाले ने क्या पढ़ा? कागद ही पर जान गवायो। इंटरप्रिटेशन इसको अपने हिसाब से दिखाई दी। ये यहां से चले। अचानक एक लुटा पिटा आशिक, शायद अपनी प्रेमिका के घर वालों से मार खाकर आया था, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आया था। तो वो आशिक वहां पिटा हुआ पहुंचा। इतनी दूर से भागा भागा बेचारा आ रहा था। प्यास लगी, पानी पिया। उसका भी ध्यान इसी सेंटेंस पर गया और उस भाई ने इस सेंटेंस को अपने ही अंदाज में समझा। अब उसने क्या समझा देखो, का गदही पर जान गवायो। का गदही, गदही मतलब उस लड़की को कह रहा है
कि मैं तो उसके प्रेम के चक्कर में पड़ गया और मेरी जान चली जाती, का गदही पर जान गवायो। तो आप देखो, एक ही सेंटेंस को अगर हम एक लाइन कहां लगानी है उसे बदल दें तो उसकी भाषा का उच्चारण बदल जाता है। और बेटा यही होती है लैंग्वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जिसकी लैंग्वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग, उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी स्ट्रांग, और जिसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी स्ट्रांग उसकी रीजनिंग स्ट्रांग। और बेटा जिसकी रीजनिंग स्ट्रांग हो जाएगी, फिर मेरे एग्जाम में उसके 100 में से 100 आने में कोई नहीं रोक सकता। तो आप सभी का ध्यान एक ही बात पर होना चाहिए, एंड दैट इज वाई। सिर्फ और सिर्फ वाई पर। हम जब पेपर बनाते हैं आपका, मैं अगर आपका सीए पेपर सेटर हूं, पेपर एग्जामिनर हूं, तो मैं पेपर में किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन रखूं यह जानना मुझे जरूरी है, क्योंकि मुझे टारगेट पता होगा तभी तो मैं हिट कर सकता हूं। जब मुझे टारगेट ही नहीं पता होगा तो मैं हिट क्या करूंगा बेटा। और हमें तो आर्मी में सिखाया यही जाता है, द रिजल्ट ओरिएंटेड, टारगेट बेस्ड एंड प्रोग्रेसिव अप्रोच। जो भी काम करें टारगेट सेट करके करें, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए और अप्रोच प्रोग्रेसिव, आगे बढ़ने की। तो किस प्रकार का पैटर्न होगा पेपर पैटर्न में, क्वेश्चंस कैसे होंगे? तो जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है बेटा, उस पर विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। आपके कौन से होंगे उस पर भी आता हूं। सबसे मुश्किल वाले होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ये सबसे मुश्किल है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स, क्योंकि इसके लिए अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना जबरदस्त होना चाहिए, इतना जबरदस्त होना चाहिए कि आपको पता हो कि यहां सही शब्द क्या है। और उस मामले में तो कोई भी मेरे ख्याल से 100% शायद कभी सही नहीं होता बेटा, शायद कभी नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं प्रश्न लिख रहा हूं, जो इसका जवाब जानता है वो इमीडिएटली इसका जवाब मुझे लिखकर भेज दे। ह्यूमन वांट्स आर डैश बट रिसोर्सेज आर डैश। ह्यूमन वांट्स आर डैश बट रिसोर्सेज आर डैश। यस, जिन्हें जवाब आता है वो लिखकर बताएं। वेरी गुड। एक जवाब आया बेटा, एक सेंटेंस एक ही जवाब दे रहे हो, दूसरा भी जवाब दीजिए। वेरी गुड। लगभग मेरे सभी प्यारे बच्चों ने एक जैसा जवाब दिया। पहले अनलिमिटेड, मैं फिल कर देता हूं। पहले अनलिमिटेड और फिर लिमिटेड। सभी बच्चों ने लगभग जितना जवाब दिया है यही जवाब दिया है। बट माय डियर, दिस इज रॉन्ग। देखा, यही तो बात है। यहां पर अंडरस्टैंडिंग बहुत जबरदस्त किस्म की चाहिए थी, और वहां हम थोड़ा सा चूक गए, और ये थोड़ा सा चूक जाने से ही हमारे नंबर गए। सही आंसर क्या था? ये सही है, अनलिमिटेड इज राइट आंसर। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, बिल्कुल राइट आंसर। बट दिस इज द रॉन्ग वन। इट इज नॉट लिमिटेड। द एक्चुअल वर्ड इज स्केर्स, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में सही शब्द ही तो रखना है। अब हो सकता है आपको लगता हो लिमिटेड और स्केर्स का मतलब एक ही तो है सर। हाँ, तो नहीं मेरे बच्चों, ना 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 ना। लिमिटेड और स्केर्स, एक बच्ची ने लिखा है अभी अभी। हाँ, लिमिटेड और स्केर्स, ठीक है, वेरी गुड।
लिमिटेड और स्केर्स एक नहीं होते बेटा. द वर्ड लिमिटेड इज बेसिकली एब्सोल्यूट टर्म एंड स्केर्स इज द रिलेटिव टर्म एंड इकोनॉमिक्स इज द रिलेटिव लैंग्वेज. मेरे पास 10 रुपए हैं मात्र, दिस इज लिमिटेड. मेरे पास 10 रुपए हैं परंतु मैं पेन भी लेना चाहता हूं, चाय भी पीना चाहता हूं, मैं एक स्लाइस ब्रेड भी परचेज करना चाहता हूं. दिस इज स्केर्स रुपीज इन रिलेशन टू रिक्वायरमेंट एंड इट इज रिलेटिव लैंग्वेज. एंड कीप इट इन योर माइंड दैट इकोनॉमिक्स ऑलवेज यूज द रिलेटिव लैंग्वेज, नॉट एब्सोल्यूट. हम कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होते बेटा, हम ऑलवेज रिलेटिव होते हैं. परंतु देखो अच्छी बात यह है कि हमारे कोर्स में यह वाला हिस्सा नहीं है. हमारे पेपर पैटर्न में फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आते. दूसरा पैटर्न होता है पेपर्स में क्वेश्चंस का ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू एंड फॉल्स, सही और गलत पर जवाब देना. लाइक when price rises, demand will always fall. बताइए ट्रू और फॉल्स. when price rises, demand will always fall. ध्यान से पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा. अनिकेत कहते हैं ट्रू. एक और ट्रू. ट्रू ट्रू ट्रू. ओह फॉल्स भी आए हैं हमारे पास. तो जवाब मिक्स हो गया, कुछ ट्रू आ गए कुछ फॉल्स हो गए. तो देख सकते हैं आप. फिर सही क्या है? तो सही है फॉल्स. इट्स नॉट ट्रू, इट्स फॉल्स. क्यों? क्या लिखा मैंने? ऑलवेज. और अभी कहा हमारे यहां कोई रिजिडिटी नहीं होती. प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी हमेशा घटेगी? जी नहीं. कई ऐसी सिचुएशंस हैं जहां वस्तुओं के प्राइस बढ़ रहे होते हैं, डिमांड भी बढ़ ही रही होती है. एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, गिवन गुड्स, कॉन्स्पिशियस गुड्स, प्रेस्टिजियस गुड्स, इन पर तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता. आप सभी लॉ ऑफ डिमांड दिमाग में लेके चल रहे थे इसलिए ट्रू लिखा. और वो भी लेके चलते तो भी ट्रू मत कहना था, क्योंकि ऑलवेज जैसी लैंग्वेज हमारे यहां यूज नहीं होती, मस्ट जैसी लैंग्वेज हमारे यहां यूज नहीं होती. तो ट्रू एंड फॉल्स में भी आपका अंडरस्टैंडिंग बड़ा स्ट्रांग चाहिए. एक एक बात दिमाग में बिल्कुल प्योरिटी के साथ आनी चाहिए. हमारे यहां यह भी नहीं है. हमें तो बेटा किस्मत इतनी अच्छी मिली है कि हमारे यहां तो सबसे आसान पैटर्न दे दिया इन्होंने. सबसे आसान पैटर्न हमारे यहां पैटर्न है. सबसे आसान 1:4 ऑप्शन. एक सही 3 गलत. 1:4 की ऑप्शन है. एक सही 3 गलत होंगे. अब जब भी कोई कुछ लिखा होगा उसमें से एक ही सही होगा, 3 गलत होंगे. अब बेटा गलत तो 3 क्या 3000 हो सकते हैं. सही तो हमेशा एक ही होता है. सत्य हमेशा हर समय सत्य ही रहता है. झूठ चाहे 1000 बोल लो. ऐसे ही किसी भी चीज की रीजनिंग एक ही सही है, बाकी बहुत सारी हो सकती हैं. बहुत सारी. एक सिंपल सा क्वेश्चन, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन. हु इज द मॉनेटरी मैनेजर ऑफ द कंट्री. देश का मॉनेटरी मैनेजर कौन है? ए
आरबीआई, 2 ओबीसी, 3 एसबीआई, 4 सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। जवाब दीजिए जल्दी से। वेरी गुड, बच्चे तो मुझसे भी तेज हैं। अभी प्रश्न समाप्त नहीं हुआ और जवाब आने लग गए। आरबीआई आरबीआई आरबीआई, वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, बहुत तेजी से जवाब देते हैं आप, परंतु बेटा जल्दबाजी हमेशा गलती करवाती है। आप सभी का जवाब बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। कारण फिर वही अंडरस्टैंडिंग पोर्शन की कमजोरी, भाषा की समझ की कमजोरी। मैंने यह थोड़ा ना कहा है कि हु इज द मॉनेटरी मैनेजर ऑफ इंडिया। कहां लिखा है ऊपर इंडिया? एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द मॉनेटरी मैनेजर ऑफ इंडिया ओनली। क्वेश्चन तो अनसाउंड है ना बेटा। क्वेश्चन कहता है देश का मॉनेटरी मैनेजर कौन होता है? उस देश का सेंट्रल बैंक। योर ऑप्शन इज फोर्थ, नॉट ऑप्शन ए। एक बच्चे शुभम ने सही जवाब दिया और आयुष ने जवाब दिया, उदित ने जवाब दिया, पायल ने जवाब दिया सेंट्रल बैंक। जिन्होंने सेंट्रल बैंक कहा बिल्कुल सही जवाब, और जिन्होंने आरबीआई कहा उनका बिल्कुल गलत जवाब। तो बेटा मानना यह है, देखो यह बताने का एक बड़ा रीजन है कि शायद किसी को लगता हो कि इकोनॉमिक्स बड़ा आसान सा सब्जेक्ट है। आसान बेटा कोई सब्जेक्ट नहीं होता, और वैसे भी ये तो थ्योरेटिकल लैंग्वेज है। लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग हमेशा सशक्त होनी चाहिए, तभी आप प्रश्न को ढूंढकर उसे हल कर पाते हो। जैसे कि मान लो एक प्रश्न और देता हूं, क्योंकि हमारा काम क्या है, मैं अगर पेपर पैटर्न सेट करता हूं, पेपर बनाने वाला हूं, तो मैं चारों ऑप्शंस ऐसे बनाऊं ना कि आपको लगे चारों ही सही हैं। यार सही कौन सी होगी? जैसे कि एक और फिर हम आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर पर। एक और क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्ट वन ऑफ 2024। इसका सही मैच बताइए। ऑप्शन ए 2024, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी 20, और क्या आएगा इसके बाद भाई? बना लेते हैं एक ऑप्शन और, 20 और 24, और ऑप्शन 4 2024। चलिए जी, विच वन इज द राइट आंसर? बिल्कुल फटाफट जवाब आ गया है एक और, बी बी। सो बी इज द राइट आंसर। अब आप देखें, आपका बिल्कुल माइंड लेवल एकदम से रेडी हो गया इस थोड़ी सी समझदारी के साथ। बी इज द राइट आंसर। और देखा जाए तो चारों ही देखने में सही लग रहे हैं, पढ़ा तो चारों को वैसा ही जा रहा है। 2024, 2024, 2024, 2024, परंतु चारों सही तो नहीं हो सकते, सही तो हमेशा एक ही होगा। तो इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह से कान खोलकर अपने दिमाग में बांध लीजिए। हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर है। ऑब्जेक्टिव पैटर्न सिर्फ एक ही बात की डिमांड करता है, वाई। मैं हर चीज की रीजनिंग बताऊंगा, आपका ध्यान मुझे सुनने और रीजनिंग जानने पर होना चाहिए। जितना आप अपनी रीजनिंग को बेहतर बना लेंगे, आपका कंसेप्ट जितना क्लियर होगा, उतना ही बेहतर आप पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। कोई भी बात यदि आपको एक बार में नहीं भी कई बार क्लियर हो पाती किसी टॉपिक पे, दोबारा पूछिए, कोई बात नहीं, चिंता ना करें बिल्कुल भी। तो चलिए, आज मैं आपके साथ
आज मैं आपके साथ अपना फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये जो हमारा चैप्टर है फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसे हम 3 हिस्सों में बांट के पढ़ने वाले हैं। हम सीए मॉड्यूल पूरा कंप्लीट करेंगे। इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल आपको मिला हुआ है, मेरी किताब आपको मिलेगी, फिलहाल पीडीएफ फॉर्म में आपके पास आएगी, समय आने पर आपको एब्सोल्यूट फॉर्म में मिल जाएगी। हर यूनिट के बाद आपका टेस्ट होगा, ऐसे ही आपको सेल्फ स्टडी के लिए क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। आपने मेरा मॉड्यूल पढ़ना है, उसे समझना है, जानना है, परंतु सीए का मॉड्यूल भी पूरा पढ़ना है, उसके भी क्वेश्चंस करने हैं, वो क्या लिखते हैं भाषा में उसे भी पढ़ना है, उनकी भाषा को भी जानना है। यदि उनकी भाषा में आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आए, आप मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा आपको, कोई चिंता नहीं है। आप कहीं से भी क्वेश्चंस लाएंगे, मैं आपको उसका जवाब भी दूंगा, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। आप हमेशा मेरे चेहरे पर ऐसे ही मुस्कुराहट पाएंगे। ये इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स के यूनिट को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। हम जानेंगे भाई बिजनेस का मतलब क्या होता है, हम जानेंगे भाई इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, फिर हम इन दोनों को कंबाइंड करके बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब समझेंगे। अब हमारे पास इनमें से इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, ये क्योंकि इकोनॉमिक्स से हम थोड़ा फेमिलियर हैं, वहां से शुरुआत करते हैं और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इस चैप्टर में अपनी स्टडीज को आगे जारी रखेंगे। तो चलिए, हमारे सबसे पहला वर्ड हमारे सामने आता है इकोनॉमिक्स। तो यहीं से शुरू करते हैं, इसी को पकड़ लेते हैं कि भाई ये शब्द कहां से आया, किसने बनाया, कब बनाया, बनाने वाले ने बनाया भी तो यही क्यों बनाया, कुछ और क्यों नहीं बनाया। बड़े सारे प्रश्न मन में आए जब हमने शब्द इकोनॉमिक्स सुना था कि भाई क्या है ये शब्द, कहां से आ गया, किसने बना दिया, क्यों बना दिया, यही क्यों बना दिया, कुछ और क्यों नहीं बना दिया। तो कहते हैं दिस वर्ड इकोनॉमिक्स डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक लेटर। हमारे इकोनॉमिक्स की ज्यादातर आइडियोलॉजी ग्रीक से आई है बेटा, ज्यादातर हमारे यहां शब्द आए हैं ग्रीक से। यह आया है ग्रीक लेटर। एक बच्चा मेरा नंबर पूछ रहा है, बेटा बिल्कुल क्लास के एंड में आपको दे दिया जाएगा। इकोनॉमिक्स शब्द आया ग्रीक लेटर ओइकोनोमिया या ओइकोनोमिकोस। ओइकोनोमिया या ओइकोनोमिकोस जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है, उसे इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहा गया। दिस वर्ड ओइकोनोमिया इज द समीशन ऑफ 2 Greek letters, oikos and nemen. Oikos means a household. Oikos means a household, a गृहस्थ। वो लोग जो घरों में रहते हैं उन्हें हाउस होल्ड्स, गृहस्थ कहा जाता है। निमेन मीन्स टू मैनेज। निमेन मीन्स टू मैनेज, मैनेज। ओइकोस और निमेन इन दोनों को मिलाएंगे तो मतलब बन गया हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट। और ओइकोस और निमेन को मिलाया, ओइकोनोमिया बना, और उसे इंग्लिश में देखा गया तो उसे इकोनॉमिक्स कहा गया। अब मन में प्रश्न ये आ रहा है कि यह शब्द कब बना, किसने बनाया, कौन था वो विद्वान महान व्यक्ति जिसने हमें एक पूरा का पूरा शास्त्र दे दिया पढ़ने, समझने और जानने के लिए। पिछले 30 साल से मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं, शायद इसके महासागर में से कुछ चंद बूंदें ही जान पाया हूं। आज भी लगता है कि बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ।
तो पता लगा ये शब्द इकोनॉमिक्स, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1776 में आया था साहब, और बताने वाले व्यक्ति का नाम था प्रोफेसर एडम स्मिथ। ये ग्रंथ इन्होंने लिखा था, ऐसा हमने सुना पढ़ा जाना। एंड एडम स्मिथ देयरफॉर regarded as the father of economics, इसलिए उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से नवाजा गया, उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया। अब ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाए जब इन्होंने इकोनॉमिक्स शब्द बना दिया तो उसका अर्थ भी बताया। ऑब्वियस, शब्द बनाने वाले ये हैं तो समझाने वाले भी तो यही होंगे ना पहली बार। तो इन्होंने इस शब्द को समझाया, उसका अर्थ बताया, और क्या लिखा जरा भाषा पे ध्यान दीजिएगा। एडम स्मिथ कहते हैं इकोनॉमिक्स क्या है, इसका क्या मीनिंग है। इकोनॉमिक्स मीन्स, परिभाषा नहीं, अर्थ बता रहा हूं, यह ऐसा एडम स्मिथ का कहना है। इकोनॉमिक्स मीन्स हाउ अ हाउस होल्ड, एच का मतलब हाउस होल्ड, हाउ अ हाउस होल्ड मैनेज हिज day-to-day requirements with available limited resources in such a way that he always get the maximum level of satisfaction एडम स्मिथ कहते हैं क्या है इकोनॉमिक्स, तो उन्होंने इसका अर्थ दिया कि भाई इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि कैसे हाउसहोल्ड्स अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं को अपने पास उपलब्ध सीमित साधनों के साथ मैनेज करता है, एडजस्ट करता है, ताकि वो हर बार उनसे अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर पाए। अगर ध्यान से हम इस अर्थ को जान रहे हैं तो उससे एक बात पहले तो यह क्लियर होती है कि भाई साधन कम हैं और हमारी आवश्यकताएं ज्यादा हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, वांट्स अनलिमिटेड हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप लिमिटेड वर्ड यूज क्यों कर रहे हो, स्केर्स यूज क्यों नहीं कर रहे। अगर आपके मन में यह प्रश्न नहीं आया तो आना चाहिए था। मन में हर बार वाय 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 रखो और पूछो, जितना पूछोगे इंटरेक्ट करोगे उतना सीखोगे और मुझे भी सिखाओगे। तो बेटा अभी आपके मन में प्रश्न नहीं आया, आगे से प्रश्न आए। तो मैंने लिमिटेड वर्ड क्यों लिखा, स्केर्स क्यों नहीं लिखा, तो कारण है अभी स्केर्स शब्द का जन्म ही नहीं हुआ। इस समय काल में लिमिटेड शब्द का ही उपयोग हुआ। स्केर्स शब्द तो लगभग इससे 150-200 साल, 150-200 साल के बाद आएगा, अभी दूर है।
अगर एक तरफ हमारी इच्छाएं असीमित हैं और दूसरी तरफ उन्हें पूरा करने के साधन हमारे पास सीमित हैं, तो यदि हमारे पास साधन भी बढ़ जाएं और बढ़ जाएं, रिसोर्सेज और बढ़ जाएं, तो हम और ज्यादा इच्छाओं को संतुष्ट कर पाएंगे। तो दिस मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एज क्लेम्ड बाय एडम स्मिथ फर्स्ट फोकस्ड ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ। रिसोर्सेज अ पार्ट ऑफ वेल्थ, रिसोर्सेज वेल्थ का हिस्सा होते हैं। उनका बड़ा सिंपल सा मानना था कि जितनी वेल्थ ज्यादा उतना हमारा स्टेटस भी ज्यादा। जितनी वेल्थ ज्यादा उतना हमारा स्टेटस भी ज्यादा। तो क्रिएशन ऑफ वेल्थ, और साथ ही साथ इस पूरे मीनिंग के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझ में आई कि इकोनॉमिक्स क्या कहती है कि कैसे आप अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं को अपने पास उपलब्ध सीमित साधनों के साथ मैनेज करते हो, एडजस्ट करते हो। अब ये जो एडजस्टमेंट आप कर रहे हैं, ये जो मैनेजमेंट आप कर रहे हैं, उसका पर्पस भी डिफाइन किया गया। किस लिए? फॉर द मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मीन्स this meaning of economics firstly focused on creation of wealth and also focused on secondly utilization of wealth। utilization of wealth, wealth को यूटिलाइज करना किस लिए? for maximum level of satisfaction, to maximize the level of satisfaction। मैं यहां एक बात आपको क्लियर कर देना चाहूं। उत्कर्ष पूछ रहे हैं कि सर स्केर्स में और लिमिटेड में क्या अंतर होता है? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं फिर बता देता हूं, एक बार मैंने इसका जवाब पहले भी दिया था। लिमिटेड शब्द एब्सोल्यूट टर्म है और स्केर्स शब्द रिलेटिव टर्म है। इन रिलेशन टू रिक्वायरमेंट जब रिसोर्सेस कम होते हैं तभी उन्हें स्केर्स कहा जाता है, और जब इटसेल्फ रिसोर्सेस की बात की जाती है मात्र, तो वहां लिमिटेड का उपयोग किया जाता है। नाउ कम टू द पॉइंट। हमारा मीनिंग कहता है कैसे हाउस होल्ड्स अपनी रोजमर्रा की इच्छाओं को, आवश्यकताओं को अपने पास उपलब्ध सीमित साधनों के साथ एडजस्ट करते हैं ताकि उन्हें मिले मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यहां मैं आपको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और सेटिस्फैक्शन के बीच का अंतर भी बताना चाहूंगा। भाई मान लो आप रेनॉल्ड का पेन लेना चाहते हो, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। मान लो आप रेनॉल्ड का पेन लेना चाहते हो, बाजार में आप दुकानदार के पास गए, उससे कहा कि भैया एक रेनॉल्ड का पेन दे दो। उसने आपको रेनॉल्ड का पेन दे दिया। क्या मिला आपको? सेटिस्फैक्शन। क्या मिला आपको? सेटिस्फैक्शन, क्योंकि जो आप चाहते थे आपको मिल गया। अगर मान लो रेनॉल्ड का नहीं मिलता, लग्जर का मिल जाता, तो सिर्फ सेटिस्फैक्शन तो मिलता ही नहीं आपको, मैक्सिमम होना तो बहुत दूर की बात है। तो जैसे ही आपको रेनॉल्ड का पेन मिल गया, आपको सेटिस्फैक्शन मिल गया। और हमारा एम सेटिस्फैक्शन कमाना नहीं है मात्र, हमारा एम उस सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज। अब कैसे? तो ध्यान से देखो। देखो का मतलब है विजुअलाइज करो, जो मैं आपको सिचुएशन दिखा रहा हूं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना बेटा, तो थोड़ा सिचुएशन को विजुअलाइज करना सीखना पड़ेगा। तो आंखें बंद करना और सिचुएशन को विजुअलाइज करना। आप उस रेनॉल्ड पेन से अपने एग्जाम में लिख रहे हो, लिखते लिखते आपका रेनॉल्ड पेन ने काम करना बंद कर दिया। ऑप्शन ए
आपने इमीडिएटली उस पेन को साइड में रखा, दूसरा पेन उठाया और अपनी राइटिंग को कंटिन्यू कर दिया। या ऑप्शन बी, सभी मेरी तरफ देखें ध्यान से, आपने पहले वाले रेरोल्ड पेन को ही ऐसे ऐसे 4-5 बार झटका और उसी से अपनी राइटिंग लिखनी कंटिन्यू कर दी। विच ऑप्शन अप्लाइज ऑन योर बिहेवियर? आपके बिहेवियर पर कौन सी ऑप्शन अप्लाई होती है? सोच के जवाब दीजिए, ए या बी। उत्कर्ष बिल्कुल बताऊंगा आपको, रुक जाइए अभी। जी हां, जवाब नहीं आया आपका, जल्दी से जवाब दीजिए। बी, बी, बी बिल्कुल सही जवाब। यू आर अ रैशनल ह्यूमन बीइंग, आप रैशनल हैं, आपने सही जवाब दिया बी। आप सभी के लिए तालियां। ये जो ऐसे ऐसे झटक के आपने उसी पेन से 15-20 शब्द और लिख लिए होंगे, दैट गिव्स यू व्हाट? द मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये होता है मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हमारे आसपास हजारों एग्जाम्पल हैं बेटा, हमारे घरों में ढूंढेंगे एक, मिलेंगे हजार। एक और ले लेते हैं भाई, मान लेते हैं जब आप स्कूल जाते होंगे या अभी आप कॉलेज जाते हो, सुबह सुबह का समय है, आपकी मम्मी आपके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हैं, परांठी ऊपर रखी हुई है, आधी पक चुकी है, यहां आपकी कॉलेज की बस आने का टाइम भी लगभग हो चुका है, थोड़ी देर में बस भी आ जाएगी आपकी। अचानक गैस खत्म। ऑप्शन ए, आपकी मदर उस सिलेंडर को निकालेंगी, नया सिलेंडर लगाएंगी और आपको चपाती बनाकर देने की कोशिश करेंगी। या ऑप्शन बी, वो पहले वाले सिलेंडर को ही जमीन पर लिटाकर, जो शायद थोड़ी बहुत गैस नीचे रुकी हुई हो क्योंकि लिक्विडिफाइड है ना, ये मानकर कि चलो इससे फ्लेम थोड़ी बढ़ेगी, एक चपाती तो बन जाए फटाफट, बाकी बाद में बदल लूंगी। तो कौन सी ऑप्शन आपकी मदर के बिहेवियर पर काम करेगी? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? जी हां, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। वेरी गुड, अगेन द आंसर इज बी, यू आर राइट। दिस गिव्स यू द मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हम इन एग्जांपल्स के थ्रू ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एम सेटिस्फैक्शन कमाना नहीं है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कमाना है। एक बिटिया का जवाब बार बार सही आता है, प्रगति अवस्थी। बहुत अच्छी बिटिया है। प्रगति, आप गोलगप्पे खाती होंगी जरूर, लड़कियों को बहुत पसंद है। आप ही को एग्जाम्पल में लेके चलते हैं। मान लेते हैं प्रगति गोलगप्पे के वाले के पास गोलगप्पे खाने गई, 20 रुपए के 4। प्रगति ने गोलगप्पे वाले के पास से गोलगप्पे का टोकन लिया, 20 रुपए में 4 गोलगप्पे थे, 4 गोलगप्पे खा लिए, परंतु इसका मन कर रहा है एक और गोलगप्पा खाने का। ऑप्शन ए, ये 20 रुपए और खर्च करती हैं और एक टोकन लेकर अपने गोलगप्पे खाने की इच्छा को पूर्ण कर लेती हैं। या ऑप्शन बी, ये थोड़ा सा चालाकी दिखाती हैं और उस गोलगप्पे वाले भैया से कहती हैं, अरे भैया इसमें तो बहुत मिर्च है, एक गोलगप्पा और खिलाओ मीठा डाल के। या ऐसा भी कह सकती हैं, अरे भैया तुमने अभी 4 खिलाए कहां हैं, देखा 5-6 लोग इकट्ठे खिला रहे थे, तुमने तो मुझे 3 ही खिलाए हैं अब तक। तो कौन सी ऑप्शन काम करेगी प्रगति आपके बिहेवियर पर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी? पहला प्रगति से जवाब चाहिए।
बाकी जवाब दे रहे हैं, प्रगति कहाँ रह गई हैं? लगता है गोलगप्पे एंजॉय कर रही हैं। गोलगप्पे चीज ही ऐसी है बेटा। बाकी सबका जवाब देखो बी ही आया है। मतलब प्रगति सिर्फ आप ही को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला मैक्सिमम, बाकी भी कमा रहे हैं, लॉकडाउन में गोलगप्पे एंजॉय कर रहे हैं। प्रगति का जवाब बी आ गया है, बी जवाब है। मतलब एक गोलगप्पे के लिए हम अपना धर्म छोड़ने को तैयार हैं, झूठ बोल देंगे। देखो कितने लालची हो गए हैं हम। तो कहने का भाव यह है कि हमारा एम क्या है? मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। आइए जरा वापिस चलते हैं। यह शब्द बनाया किसने? एडम स्मिथ ने। मैंने भी ऐसा ही पढ़ा था, परंतु मन में एक प्रश्न आया मेरे कि अगर एडम स्मिथ ने बनाया होता, वो उतना ही समझदार होते, ये सभी फ्रेंच इकोनॉमिस्ट्स, तो इन्हें भारत में आने की आवश्यकता ही क्या थी? जबकि मेरा तो मानना है और दृढ़ विश्वास है कि विश्व में हमसे ज्यादा विद्वान कोई भी नहीं है बच्चे। विद्वत्ता हमारे ही हाथों में है। वो बात अलग है, हम अपनी विद्वत्ता को किसी के सामने शेखी नहीं बघाड़ते। इस प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश की तो एक जवाब बड़ा अच्छा सा मिलकर आया। जब ये जाना कि इकोनॉमिक शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं, तो पता लगा हिंदी में कहते हैं इसको अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। अरे हिंदी में अर्थशास्त्र, इंग्लिश में इकोनॉमिक्स। अगर किसी हिंदी के ग्रंथ को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो नाम तो सेम रखो भाई। अर्थशास्त्र बनाया किसने? तो पता चला, आप भी चाहो तो पता लगा लो, गूगल बाबा जिंदाबाद। तो पता लगा कि 16वीं शताब्दी में, मतलब इकोनॉमिक्स के आने से लगभग 150 साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं। अर्थशास्त्र बनाया किसने? तो हमारे देश के महान विद्वान ने, जिनका नाम था चाणक्य। चाणक्य उनके पिता का नाम था, इसलिए उन्हें चाणक्य कहा गया। कौटिल्य उनका गोत्र था, इसलिए उन्हें कौटिल्य भी कहा गया। एक्चुअल नाम था विष्णु। मगध, जिस पर 16 नंदों ने लगभग 200 साल राज किया, उन नंदों को उनके राज से हटाकर अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने राजा बनाया। और मैं कई बार ये कहावत सुनता हूं, जो जीता वही सिकंदर। तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि ऐसा क्यों कहा गया, जबकि शायद कहने वाले ने अपनी तरफ से सही ही कहा हो। परंतु सिकंदर भी आखिरी लड़ाई हारा, चंद्रगुप्त मौर्य से हारा, और हार कर ही वापस गया। तभी रास्ते में बीमारी में मारा गया। चाहे उसने आधा विश्व जीता होगा, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन काल में कभी भी नहीं हारा। तो फिर हमें ये कहना चाहिए ना, जो जीता वो चंद्रगुप्त, क्योंकि वो कभी नहीं हारे। चाणक्य ने एक पब्लिक पॉलिसी लिखी। पब्लिक पॉलिसी देखो, लोगों के लिए बनाई गई पॉलिसी। दैट पब्लिक पॉलिसी इन्वेंटेड बाय चाणक्य विच इज नोन एज अर्थशास्त्र। और ये जो अर्थ मैंने आपको अभी अभी एडम स्मिथ का नाम लेकर एडम स्मिथ के नाम से बताया है, अगर आप ध्यान से कभी भी गूगल सर्च कर लेंगे तो आपको ये अर्थशास्त्र का अर्थ मिल जाएगा। तो फिर कैसे हमारा हिंदी का अर्थशास्त्र इंग्लिश की इकोनॉमिक्स में कन्वर्ट हुआ? तो मुझे एक बात समझ में आई कि अंग्रेजों ने हमारी सारी आइडियोलॉजी को बदला है। जब पूरे विश्व में हमारा देश मात्र एक ऐसा है जो अपने नाम से हिंदी में अलग और इंग्लिश में अलग संबोधित होता है, तो हम समझ सकते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे साथ कितना बुरा किया होगा। आप किसी भी देश के नाम को उठा के देख सकते हैं, सब एक समान हैं। चाइना चाइना है, पाकिस्तान पाकिस्तान है,
जर्मन जो है जर्मन ही है, एक भारत ही ऐसा है जो भारत से इंडिया हो गया। फिर तो ऐसा हो गया कि मेरे एक मित्र हैं सुंदरलाल त्रिपाठी, मैं उन्हें कह दूं भाई साहब अपना नाम जरा इंग्लिश में लिखो, तो आप तो हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। अगर वो अपना नाम इंग्लिश में लिख दें, उनका नाम तो इंग्लिश में बन जाएगा रेड अंडरवियर, ब्यूटीफुल अंडरवियर, सुंदरलाल त्रिपाठी, ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। मतलब ये तो कन्वर्सेशन ही बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी। सो कहने का मतलब ये है कि कैसे बदला, कैसे नाम बदले। तो आप ध्यान दो जरा, आप देखें इस पूरे मीनिंग में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक हाउसहोल्ड और एक मैनेजमेंट। देखो मैं समाप्त की तरफ जा रहा हूं इस टॉपिक को। इस पूरे मीनिंग में हाउसहोल्ड की मैनेजमेंट पर बात हुई है, और जब इन्होंने हाउसहोल्ड की मैनेजमेंट को अपनी भाषा में ढूंढा तो हाउसहोल्ड मिला ओइकोज में और निमेन मिला मैनेजमेंट में। दोनों को जोड़ दिया तो बन गया ओइकोनोमिया, और उसे इंग्लिश में देखा तो कहलाया इकोनॉमिक्स। एंड दिस इज द वे द अर्थशास्त्र इन्वेंटेड बाय चाणक्य इन 16th century, later on known as economics by एडम स्मिथ। बट चूंकि उसे प्रेजेंट किया, उसे लोगों के सामने लेकर आए, पूरे विश्व को एक महान ग्रंथ दिया प्रोफेसर एडम स्मिथ साहब ने, इसलिए हम कहते हैं ही इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि हम तक ये बात उन्होंने पहुंचाई, इसलिए उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया। बेटा मेरी राइटिंग थोड़ी कम अच्छी है, मैं जानता हूं, परंतु भगवान की कृपा से आवाज बहुत मीठी और अच्छी है, साफ है। ये जो भी आप देख रहे हैं, जो मैं लिख रहा हूं, मेरी किताब में भी लिखा हुआ मिलेगा। आपको कोई वर्ड समझ में ना आए पूछ लिया करें, कोई बात नहीं। सो इस तरह से एडम स्मिथ साहब ने इकोनॉमिक्स शब्द को जन्म दिया। अब तक हमारे पास क्या सिर्फ एडम स्मिथ की ही डेफिनेशन है? 1776 में आई डेफिनेशन से ही आज तक हमारा काम चल रहा है? तो आप जानते हो जी नहीं, यह संसार तो बड़ा डायनेमिक किस्म का है, बदलाव लगातार आते रहते हैं। इसलिए हमारे पास अब तक 4 डेफिनेशंस आई हैं इकोनॉमिक्स की, 4 डेफिनेशंस। तो आपके मन में प्रश्न आएगा 4 क्यों, 4 क्यों, क्या एक सही नहीं थी? तो जवाब आ गया, एक अपने समय काल में सही रही होगी, परंतु आप जानते हैं जैसे जैसे समय बीतता है, आगे बढ़ता है, वैसे वैसे कमियां दिखाई देती हैं, और एक की वीकनेस ही दूसरे की स्ट्रेंथ बनती है। तो एडम स्मिथ की डेफिनेशन अपने समय काल में सही रही होगी, फिर उनकी डेफिनेशन में कुछ कमी आ गई होगी, जिसे दूसरे ने अपनी स्ट्रेंथ बनाया होगा, फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे की चौथे, लाइक दैट। मैं आपके सामने एक कहानी शुरू कर रहा हूं। मेरा मकसद है इस कहानी में जिसने कहा, जो कहा वो सही है, परंतु आपका मकसद है उनकी उस कहानी में क्या कमी है, उस कमी को ढूंढना। क्योंकि बेटा एक की कमी ही दूसरे की ताकत बनेगी। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको इन चारों का डिस्क्रिप्शन दे दूं, ताकि आप कहानी को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कर सकें। वैसे आप लोगों ने ये 11th क्लास में या 12th क्लास में पढ़ा हुआ है, फिर भी वहां जो पढ़ा हुआ होगा और अब जो पढ़ने जा रहे हो उसमें ज्ञान का बड़ा अंतर होगा, और सबसे बड़ा अंतर होगा रीजनिंग का। तो चलो जरा ध्यान देते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन आई हमारे पास प्रोफेसर एडम स्मिथ की। इन द ईयर 1776
फिर आए हमारे पास डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। इन द ईयर 1891। फिर आए हमारे पास प्रोफेसर लायनल रॉबिन्स। इन द ईयर 1931। और अल्टीमेटली हमारे साथ आए डॉक्टर पॉल ए सैमुअल्सन। पॉल ए सैमुअल्सन इन द ईयर 1948। चार इकोनॉमिस्ट्स ने चार अलग अलग टाइम पीरियड पर इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है। क्या है इनकी डेफिनेशन, किन बेसिस पर इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया? तो चलिए मैं कहानी शुरू कर रहा हूं। मैं जिसके बारे में बताऊंगा उसी पर फोकस करूंगा। आपका काम है उसमें से कमी निकाल लेना। तो पहले आए एडम स्मिथ। इन द ईयर 1776 and regarded as the father of economics. और इन्होंने अपनी डेफिनेशन का बेस बनाया वेल्थ को। वेल्थ, अब देखो वेल्थ ही क्यों, उसका भी कारण है कि प्रोफेसर स्मिथ जो थे वो बेसिकली पॉलिटिशियन थे। हां, जब उन्होंने इकोनॉमिक्स लिख दिया तो इकोनॉमिक्स भी हो गए, पर थे एक्चुअली पॉलिटिशियन। और पॉलिटिशियंस हमेशा प्राइमरी जो उनका ऑब्जेक्टिव होता है वो वेल्थ क्रिएशन होता है। इसलिए उन्होंने वेल्थ को अपना बेस बनाया। और वेल्थ का मतलब क्या है? वेल्थ का मतलब होता है हर वो चीज जो कम होती है, इसलिए उसकी कीमत होती है। क्योंकि जो चीज कम नहीं होती ना बेटा, वो वेल्थ में आती ही नहीं, क्योंकि उसकी कीमत ही नहीं होती। जैसे कि फैमिली, लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप, इन शब्दों का हमारे यहां कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये मनी में कन्वर्ट नहीं होते हैं। सो प्रोफेसर एडम स्मिथ ने वेल्थ के बिहाफ पर इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया और कहा इकोनॉमिक्स क्या है। He said, economics is a science of wealth. Economics is a science of wealth. क्या मतलब? It is an inquiry into the nature and cause of wealth of a nation. It is an inquiry into the nature and cause of wealth of a nation. Economics is a science of wealth. ये वेल्थ की साइंस है। ये जांच पड़ताल करती है किसी भी नेशन के पास उपलब्ध वेल्थ की प्रकृति और उसके कारणों की, कि किसी भी इकोनॉमी के पास जो भी अवेलेबल वेल्थ है, उस समय के काल में माना जाता था वेल्थ में दो चीजें शामिल हैं, आर्मी और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। आर्मी और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। और जिस भी देश का जितना वेल्थ ज्यादा,
मीन्स जिसका आर्मी का बेस ज्यादा, जिसके पास एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा, उस इकोनॉमी का स्टेटस भी उतना ज्यादा, दैट वुड बी मोर डेवलप्ड इकोनॉमी एट दैट टाइम। इसीलिए एडम स्मिथ साहब का डेफिनेशन का फोकस देखिए किस बात पर है, सिर्फ इसी बात पर है ना, क्रिएशन ऑफ वेल्थ ओनली। एडम स्मिथ साहब ने अपनी डेफिनेशन में एक ही बात पर फोकस रखा कि इकोनॉमिक्स वो साइंस है जो इस बात की जांच पड़ताल करती है कि कैसे एक नेशन के पास जो अवेलेबल वेल्थ है उसकी प्रकृति क्या है, उसके कारण क्या है, ताकि उसे और बढ़ाया जा सके, और वो जितनी बढ़ेगी उतना इकोनॉमी का स्टेटस भी बढ़ेगा। अब इनकी इस डेफिनेशन में एक कमी है, क्या है वो? तो बेटा इनकी इस डेफिनेशन में कमी क्या है? एक पहली बात, इन्होंने वेल्थ में सिर्फ उसी को तो शामिल किया जिसकी मनी वैल्यू है। मेटलिस्टिक आइटम्स, नॉन मेटलिस्टिक आइटम्स को तो शामिल ही नहीं किया। नॉन मेटलिस्टिक आइटम्स जैसे कि लव, अफेक्शन, फैमिली इत्यादि, इस पर तो बात ही नहीं करी, इग्नोर कर दिया इसको। और दूसरा, इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बात कही है अपनी इस डेफिनेशन में, एंड दैट इज क्रिएशन ओनली। यूटिलाइजेशन ऑफ वेल्थ को तो भूल गए। यूटिलाइजेशन ऑफ वेल्थ, उसको तो इन्होंने इग्नोर कर दिया, इग्नोर। तो इनकी इस डेफिनेशन में हमें ये दो कमियां मिलती हैं। एक, नॉन मेटलिस्टिक आइटम्स को इंक्लूड नहीं किया गया, और दो, यूटिलाइजेशन ऑफ वेल्थ के बारे में नहीं बताया गया। इसी कमियों को अपना बेस बनाया हमारे दूसरे इकोनॉमिस्ट ने, जिनका नाम था प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। आप डॉक्टर कहिए, प्रोफेसर कहिए, ये दोनों ही थे। अल्फ्रेड मार्शल, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल वो पहले व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने 1890 में ह्यूमन वेलफेयर के बारे में बात की। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन। सो आप कह सकते हैं ही इज द पायनियर ऑफ वेलफेयर स्कूल। वेलफेयर स्कूल का जन्मदाता, वो व्यक्ति जो ह्यूमन वेलफेयर के बारे में सोचता है, उसके बारे में बात करता है। और इन्होंने इसीलिए अपनी डेफिनेशन का बेस बनाया शब्द वेलफेयर को। अब वेलफेयर का मतलब क्या होगा? भाई मेरा कल्याण किसमें है? जब मैं अपने पास उपलब्ध वस्तुओं का, साधनों का बेहतरीन उपयोग करूं या नहीं करूं। भाई मान लो मेरे पास एक कार है, मैं उसे अकेला ही यूज करता हूं, ड्राइविंग सीट का हिस्सा ही यूज करता हूं, बाकी कार खाली रहती है। क्या वो बेहतरीन उपयोग हो रहा है? जी नहीं। क्या उससे मेरी वेलफेयर हो रही है? जी नहीं। वो कब होगी? जब कार अपनी सीटिंग कैपेसिटी के अनुसार ही यूटिलाइज की जाए। मींस वेलफेयर का मतलब है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का उच्चतम उपयोग करना, उनका बेहतरीन उपयोग करना। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर के बिहाफ पर इकोनॉमिक्स को दूसरी बार डिफाइन किया। इनकी डेफिनेशन थोड़ी डिफिकल्ट है, मैंने उसे आसान शब्दों में अपनी भाषा में लिख दिया। ये कहते हैं इकोनॉमिक्स इज व्हाट? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ मटीरियल वेलबींग। मटीरियल वेलबींग। देखो इन्होंने भी एक कमी छोड़ दी। इनका मानना भी क्या है कि हमारा कल्याण किससे है? मटेरियलिस्टिक आइटम्स से, मटीरियल वेलबींग।
मतलब मेरे पास टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशन है, कार है, बड़ा घर है, गीजर है और अमेनिटीज हैं, मेरा वेलफेयर हो रहा है। जिसके पास है उसका वेलफेयर है, जिसके पास नहीं है उसका वेलफेयर नहीं हो रहा। तो कंपैरिजन मटेरियलिस्टिक आइटम्स का हो रहा है। नॉन मटेरियलिस्टिक आइटम्स, मेरे पास परिवार नहीं है, कोई दोस्त यार नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। तो एक कभी तो इन्होंने कंटिन्यू करी है। इनका मानना है मनुष्य का कल्याण मेटेरियलिस्टिक आइटम से होता है। वेलबींग का मतलब है कल्याण होना, वेलफेयर होना। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग। मैं जरा इसे अपने शब्दों में बता देता हूं क्या कहना चाहते हैं। दैट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडी how human beings adjust their unlimited wants with limited wealth in such a way that they always get maximum level of satisfaction। ये कहते हैं इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो पढ़ती है कैसे आप मींस ह्यूमन बीइंग्स अपनी अनलिमिटेड वांट्स को अपनी लिमिटेड वेल्थ के साथ एडजस्ट करते हो कि आपको हर बार मिलता है मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। भाई मान लो आपके पास 100 रुपए हैं, ये लिमिटेड वेल्थ है, जिससे आप अपने लिए एक शर्ट लेना चाहते हो, एक बढ़िया सी बुक लेना चाहते हो, या कैफे कॉफी डे में अपने फ्रेंड के साथ कॉफी पीना चाहते हो, मैकडी में जाके आप अपने दोस्तों के साथ एक बर्गर भी खाना चाहते हो। ये सभी आपकी अनलिमिटेड वांट्स हैं। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का कहना है कि आप अपनी इन इच्छाओं को अपने इस रिसोर्सेस के साथ कुछ ऐसे एडजस्ट करते हो कि आपको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल जाए। पर ऐसे कैसे? तो मार्शल आपको फॉर्मूला बताते हैं कि ऐसे कैसे। दैट इज बाय मेकिंग द preference of scale, by making the preference of scale। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि भाई ये सभी इच्छाएं, बर्गर खाना, शर्ट लेना, बुक लेना, कॉफी पीना, आपके लिए इक्वली अर्जेंट तो होती नहीं। इनमें से कोई ज्यादा मोस्ट अर्जेंट वांट होगा, कोई लेस अर्जेंट वांट होगा। सभी इक्वली प्रेफरेबल भी नहीं है, सभी इक्वली अर्जेंट भी नहीं है, सभी इक्वली प्रेफरेबल भी नहीं है। तो आप इन्हें अरेंज कीजिए इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सेटिस्फैक्शन में। मतलब जो सबसे मोस्ट अर्जेंट वांट है उसे पहले लगाइए, और जो सबसे लेस अर्जेंट वांट है उसे सबसे आखिरी में लगाइए। और इस तरह से आप अपना प्रेफरेंस ऑफ स्केल बनाइए। तो बना लेते हैं। भाई मान लेते हैं मुझे सबसे पहले शर्ट चाहिए, भाषा पे ध्यान,
नहीं मिला तो, शर्ट नहीं मिला तो मैं मैकडी में जाके बर्गर खा लूंगा, नहीं मिला तो कैफे कॉफी डे में जाके कॉफी पी लूंगा, और ये भी नहीं मिली तो अल्टीमेटली बुक लेकर घर पर आकर किताब ही पढ़ लूंगा। मार्शल कहते हैं इस समय आपकी सबसे मोस्ट अर्जेंट वांट कौन सी है? योर फर्स्ट अर्जेंट वांट इज शर्ट। जैसे ही आप शर्ट ले लोगे आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप शर्ट ले लोगे आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। एंड दिस इज द वे, यही तरीका होता है, हम अपने सेटिस्फैक्शन को ऐसे ही मैक्सिमाइज करते हैं प्रेफरेंस ऑफ स्केल बनाकर। परंतु इनकी डेफिनेशन में भी एक कमी रह गई। एक तो पुरानी ही है, इमैटेरियल थिंग्स को ये भी इग्नोर कर गए, और दूसरा इनका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कमाने का जो ये फॉर्मूला है प्रेफरेंस ऑफ स्केल बनाना, क्या वाक्य में इन रियलिटी भी वो कारगर है? और प्रश्न तो यह भी मन में आ गया कि प्रेफरेंस ऑफ स्केल बनाना ही क्यों पड़ा, उसकी आवश्यकता ही क्यों है? और यदि घूमकर एक बार वापस जाएं कंज्यूमर के पास और उससे पूछें कि भाई कंज्यूमर, क्या वाक्य में तू सेटिस्फाई हो गया है इस फॉर्मूले से कि आप लेना तो शर्ट, कॉफी, बर्गर और बुक सभी चाहते हैं, परंतु सिर्फ शर्ट मिल जाने पर ही आपको मिल जाएगा मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन? क्या यह वाक्य में पॉसिबल है? तो जी नहीं, ऐसा तो नहीं होता। मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा? सिर्फ तभी मिलेगा ना जब मैं ये सभी चीजें ले लूंगा, क्योंकि मैं तो सभी लेना चाहता हूं। परंतु मार्शल के फॉर्मूले में मैं सिर्फ एक ले पाऊंगा, बाकी तीनों को मुझे छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा, मैं छोड़ना चाहता नहीं हूं, नेवर रेडी टू सैक्रिफाइस, परंतु करना पड़ेगा। और करना क्यों पड़ा? तो हमारे तीसरे इकोनॉमिस्ट आए, प्रोफेसर लायनल रॉबिन्स। लायनल रॉबिन्स ने कहा कि भाई एडम स्मिथ और अल्फ्रेड मार्शल दो अलग अलग कॉर्नर की बातें कर रहे हैं। एडम स्मिथ साहब कहते हैं इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ, मार्शल साहब कहते हैं इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेलफेयर। परंतु लिमिटेड वेल्थ और अनलिमिटेड वांट से मैक्सिमम वेलफेयर तब तक नहीं होगी जब तक इन दोनों के बीच की कनेक्टेड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। और कनेक्टेड प्रॉब्लम क्या है? वो है प्रेफरेंस ऑफ स्केल बनाना। अपनी ही चॉइसेस में ये चूज करना कि इस समय कौन सबसे इंपॉर्टेंट है और कौन सबसे कम इंपॉर्टेंट है। और बेटा अपनी ही चॉइसेस में से ये चॉइस करना आसान काम नहीं होता। कई बार होता ना, आप अपनी मम्मी के साथ बाजार जाते हैं कुछ लेने के लिए, अल्टीमेटली मम्मी क्या कहती है, ये दो शर्टें पसंद आ गई हैं, इसमें से कोई एक ले ले। अब आप फंस गए। 1 घंटा लगा के शॉपिंग करने में आपने 2 शर्टें चूज की थी, मम्मी कह रही है 2 में से कोई एक ले ले। अब उन 2 में से कौन सी एक ले लूं, ये चूज करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि मैं तो दोनों लेना चाहता हूं। इसलिए प्रोफेसर लायनल रॉबिन्स कहते हैं इकोनॉमिक्स इज नॉट ए साइंस ऑफ वेल्थ, नॉट अ साइंस ऑफ वेलफेयर, इट इज अ साइंस ड्यू टू द स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। यहां आया स्केर्स शब्द का जन्म। अब इसके बाद हम स्केर्स शब्द का इस्तेमाल ही करेंगे। रॉबिन्स कहते हैं इट इज ड्यू टू द स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। इन द 1931 रॉबिन्स ने हमें जो डेफिनेशन दी that was based on scarcity and is the universal definition। यही कारण है कि आपसे जब भी पूछा जाता है डिफाइन इकोनॉमिक्स, आप स्केर्सिटी बेस्ड डेफिनेशन ही लिखते हैं। स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है? तो स्केर्सिटी का मतलब 2 मिनट में जरा याद कर लीजिए। अ सिचुएशन इन विच रिक्वायरमेंट्स आर मोर और द रिसोर्सेज आर लेस। वो सिचुएशन जिसमें आवश्यकताएं ज्यादा हैं और पूरा करने के साधन सीमित हैं, उस सिचुएशन को स्केर्सिटी कहा जाता है। एंड द गुड हुज डिमांड इज मोर एंड सप्लाई इज लेस, दैट गुड इज कॉल्ड एज स्केर्स।
वो वस्तु जिसकी आवश्यकता ज्यादा है परंतु वो मिल नहीं रही है, वो वस्तु स्केर्स कहलाती है, दुर्लभ कहलाती है। और जिस स्थिति में वह वस्तु दुर्लभ हो जाती है उस स्थिति को दुर्लभता कहा जाता है। तो स्केर्सिटी मीन्स सिचुएशन एंड स्केर्स मीन्स गुड, एंड रॉबिन्स बेस्ड ऑन स्केर्सिटी नॉट स्केर्स। याद रखना इस बात को। ऑन द बेसिस ऑफ स्केर्सिटी, 10 मिनट स्केर्सिटी के बिहाफ पर रॉबिन्स ने क्या कहा? इकोनॉमिक्स क्या है? तो रॉबिन्स कहते हैं इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग। इट्स अ साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग। ये साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग है जी। और इसके बिहाफ पर उन्होंने डिफाइन किया दैट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस which study about human behavior as a relationship between ends। एंड्स का मतलब होता है बेटा हमारे यहां अनलिमिटेड वांट्स। एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स, खास बात, विच हैव ऑल्टरनेटिव uses। which have alternative uses। रॉबिन्स कहते हैं इकोनॉमिक्स इज साइंस, साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग। we study about human behavior। this is the first and only science we study about the human behavior। परंतु ये हमारे सारे बिहेवियर को नहीं पढ़ती बेटा, ये हमारे बिहेवियर का एक बहुत खूबसूरत सा हिस्सा पड़ती है जिसमें हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच में, जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं उनके बीच में जो एडजस्टमेंट कर रहे हैं अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए। जिन रिसोर्सेज के बहुत सारे यूजेस भी हैं हमारे पास, वो जो हमने एडजस्टमेंट करने का तरीका, फॉर्मूला डेवलप किया है, उसे समझने के लिए, उस बिहेवियर को समझने के लिए ये वो साइंस है। इट्स अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। पहली बार रॉबिन्स ने माना इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडी अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर। द लेबोरेटरी ऑफ दिस साइंस इज द ह्यूमन वर्ड इटसेल्फ। और आप जानते हैं ह्यूमन बिहेवियर नेवर बीन कांस्टेंट, इट ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग। हमारा बिहेवियर कभी एक समान नहीं होता बेटा, हमेशा बदलता रहता है, हमेशा बदलता रहता है। ऐसे डायनामिक बिहेवियर के इस हिस्से को, जिसमें वो अपने स्केर्स रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स के साथ एडजस्टमेंट करता है, जिस रिसोर्सेज के बहुत सारे यूजेस भी हैं, उसे समझने का काम इकोनॉमिक्स करती है। दिस डेफिनेशन इज द यूनिवर्सल डेफिनेशन, अप्लाइज टू ऑल द ह्यूमन बीइंग्स। परंतु इसमें भी एक कमी रह गई। इन spite of that it is universal definition but still has a weakness। क्या? तो वीकनेस बताई हमें हमारे चौथे इकोनॉमिस्ट ने, प्रोफेसर पॉल ए सैमुअल्सन। प्रोफेसर पॉल ए सैमुअल्सन साहब कहते हैं, भाई रॉबिन्स मैं आपकी बात से सहमत हूं कि बिना प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को फेस किए प्रेफरेंस ऑफ स्केल बनेगा नहीं, और प्रेफरेंस ऑफ स्केल को बनाए बिना
मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा नहीं। पर मैं समझ गया आपकी बात। परंतु एक बार जरा ध्यान से सोचो और फिर कंज्यूमर से पूछो कि क्या उसको सिर्फ अभी मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चाहिए, आज ही चाहिए, या उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आज भी चाहिए और कल भी चाहिए और फ्यूचर में भी चाहिए। तो बेटा जवाब आया, हमें तो आज भी चाहिए, कल भी चाहिए, भविष्य में भी चाहिए। सो प्रोफेसर सैमुअल्सन ने 1948 में इकोनॉमिक्स को नए रूप में दिखाया। उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स क्या है, और डेफिनेशन का बेस बनाया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स साइंस है जो लगातार बदलने वाले ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रोसेस को समझती है। लगातार बदलने वाला स्वभाव। प्रोफेसर सैमुअल्सन की भाषा को मैं थोड़ा आसान करके बताता हूं। क्या मतलब? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस we study that how human beings adjust their scarce means with unlimited wants in such a way that they not only get maximum level of satisfaction today, but in future also. आप अपने स्केर्स रिसोर्सेस को अपनी अनलिमिटेड वांट्स के साथ कुछ ऐसे एडजस्ट करते हो कि आपको आज भी मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले और भविष्य में भी मिलता रहे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, भाई आपके पास 100 रुपए थे, ये आपकी इनकम थी, मान लो मनी थी आपके पास, इसे आपने 2 हिस्सों में बांट दिया। कंजम्पशन किया 80 रुपीज और सेविंग किया 20 रुपीज। आप जानते हो इनकम के 2 हिस्से होते हैं, कंजम्पशन एंड सेविंग्स। जब अगली बार आपके पास 100 रुपए और आए नेक्स्ट मंथ और 20 रुपीज पीछे की सेविंग्स आपने इसमें मिलाई, तो आपके इस मंथ की अवेलेबल इनकम हो गई अब 120, मतलब इनकम बढ़ गई। और जब इनकम बढ़ गई तो आपका इस महीने का कंजम्पशन भी बढ़ गया और इस महीने की सेविंग्स भी बढ़ गई। सेव इन द नेक्स्ट मंथ, फिर 100 आए और आपने फिर उसमें सेविंग्स को जोड़ा, अब आपकी इनकम और बढ़ गई। तो आप देख रहे हैं आपकी इनकम लगातार बढ़ती है। बेटा इनकम का बढ़ना क्या कहलाता है? आप जानते हैं इनकम का बढ़ना कहलाता है इकोनॉमिक ग्रोथ। जितनी इनकम ज्यादा उतनी इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज्यादा। तो आपको अपने आज के रिसोर्सेज को अपने आज के यूजेस में ऐसे एम्प्लॉय करना चाहिए कि आपको आज भी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले और भविष्य में भी मिलता रहे। वैसे तो देखा जाए लेटेस्ट डेफिनेशन इन्हीं की है, परंतु फिर भी ये हम सब पर अप्लाइड नहीं हो पाती। तभी तो ये चाहे मोस्ट ससेप्टेबल हो गई, परंतु यूनिवर्सल वही वाली है
जब भी हमसे पूछा जाता है डिफाइन इकोनॉमिक्स, हम रॉबिन्स की डेफिनेशन ही बताते हैं। कारण, रीजन बताइए। रीजन आपके सामने है। आज का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कमाना ये तो हर व्यक्ति का एम है, परंतु कल को भी मिल जाए उसके लिए बचा लें आज में से। ऐसा बचत कर पाना वो सभी के लेवल ऑफ इनकम पर निर्भर करता है। इसलिए बचत का बिहेवियर सभी का नहीं हो पाता। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में, जहां गरीबों की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि कहा भी जाता है 1/3 पुअर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड लिव इन इंडिया, एवरी थर्ड पुअर पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। अगर हम सारे गरीबों को अलग कर दें तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो लोग अपनी रोज की आवश्यकताएं पूरी हो जाएं इस पर लगे हुए हैं। कल क्या होगा इस बारे में तो कैसे बचा पाएंगे। तो भविष्य की सोच रखना हर एक व्यक्ति के लिए नहीं हो पाता। इसलिए चाहे ये सबसे लेटेस्ट है, फिर भी मोस्ट यूनिवर्सल डेफिनेशन इज प्रोफेसर रॉबिन्स, दैट इज डेफिनेशन बेस्ड ऑन स्केर्सिटी। और इसलिए हम जब भी पूछते हैं कि किसको डिफाइन किया जाए तो आप हमेशा रॉबिन्स को ही डिफाइन करते हैं, क्योंकि स्केर्सिटी इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, दैट इज इकोनॉमिक्स क्या है। तो आपने देखा हमने 4 अलग अलग इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स को समझा। अब एक प्रश्न का जवाब जरा सोच के दीजिए फटाफट। 4 लोगों ने 4 अलग अलग टाइम पीरियड पर इकोनॉमिक्स को 4 अलग अलग बेसिस पर दिखाया है। बेसिस भी अलग अलग, टाइम भी अलग अलग, फिर भी चारों ने एक कॉमन आइडियोलॉजी यूज की है इकोनॉमिक्स के लिए। वो क्या है? अगर आप बता पाते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्लास का बेस बन जाएगा। चलिए, चारों ने कॉमन लैंग्वेज, कॉमन आइडियोलॉजी यूज की है। जी हां सफदर, ये रॉबिन्स ने नहीं बोला कि कल के लिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चलेगा हमें। जी हाँ, सब बच्चों के जवाब आने शुरू हो गए। आप सभी के लिए तालियां, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इन सभी ने कॉमन आइडियोलॉजी का इस्तेमाल किया है, दैट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। यस, अब हमारी नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से शुरू करेंगे बेटा। क्या इकोनॉमिक्स एक साइंस है? तो जवाब हाँ या ना। ना तो लगता नहीं कि होगा, क्योंकि फिर यहां तो लिखा हुआ है साइंस। अब हाँ है तो हाँ ही क्यों है? साइंस है तो कौन सी साइंस है? क्या सिर्फ एब्सोल्युटली साइंस ही है या कुछ और तो नहीं है? इस बात पर डिस्कशन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करने जा रहे हैं। माय डियर, ये था मेरा फर्स्ट लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। आप सभी इस लेक्चर में हमारे इस मोबाइल ऐप प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ हैं। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप सभी इस मोबाइल ऐप प्लेटफॉर्म का खूब इस्तेमाल कीजिए, जमकर इस्तेमाल कीजिए बेटा। इस संकट काल में ये सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म आप लोगों के पास आया है कि आप अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर पाएंगे, सही समय पर पेपर देके आगे स्टडीज को फॉलो अप कर पाएंगे। इसके लिए आप सभी को हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आना ही चाहिए। सो आप अपने दोस्तों को साथ लाइए, कोशिश करेंगे कि आप जितने भी स्टूडेंट्स आज हैं, हर बच्चा अपने अपने साथ अपने सभी मित्रों को जो भी सीए में आना चाहते हैं इस मोबाइल ऐप प्लेटफॉर्म पर हमारे पास लेकर आएंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। शेड्यूल आपके पास है, मैं फिर भी एक बार बता देता हूं आपको। अकाउंट्स और लॉ ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे रहेंगे। 9 से 11 अकाउंट्स और 11 से 1 लॉ। ऐसे ही मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आपकी इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स की क्लासेस होंगी। इकोनॉमिक्स 9 से 11 और 11 से 1 आगे आपकी मैथमेटिक्स की क्लास। सो माय डियर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।